तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर की एक पोएम के बारे में देखेंगे जिसका नाम है हंगर और इसे जयंत पात्रा जी के द्वारा लिखा गया है। तो जयंत पात्रा जी के बारे में हम डिटेल अगली वीडियो में देख लेंगे, जहां पे हम इसी पोएम का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ और वो भी सिंपल वर्ड्स के साथ, जिसे हम पेपर में एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगली वीडियो में हम इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन विथ हिंदी मीनिंग के साथ देखेंगे। तो थोड़ी सी आप हंगर की मीनिंग समझ लीजिए। यहाँ पे हंगर का दो सेंस निकलता है, एक तो आपकी पेट की भूख और दूसरा आपकी फिजिकल इंटरकोर्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स की भूख, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने की भूख। इन दो मतलब हंगर का ये दो मतलब इस पोयम में बताया गया है, वही आप आगे देखेंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इस पूरे पोयम में तीन लोगों का आना जाना है। एक आपका फिशरमैन और इसी फिशरमैन की डॉटर यानी कि बेटी, और तीसरा आपका पोएट खुद है। और कहानी कुछ ऐसी है कि फिशरमैन आपका फिशिंग करने जाता है, वहाँ पे वो पोएट उसे मिलता है और फिशरमैन रोज़ किसी न किसी को ग्राहक बना के, कस्टमर बनाकर अपनी बेटी के लिए घर पे ले जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ताकि वो अपनी पेट को भर सके। इस प्रोसेस के लिए वो रोज़ यही काम करता है और इसी दौरान उसे पोएट मिल जाता है और उस समय पोएट के साथ जो जो चीज़ें वहाँ पर घटी, जो जो हुआ, वही आपका ये पोयम बताती है। तो अब हम बात करते हैं पोयम को और उसे ध्यान से देखते हैं। तो पहली लाइन है आपकी, इट वॉज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक। यानी कि इट वॉज हार्ड, यह इट मतलब यह, वॉज मतलब था, हार्ड मतलब मुश्किल, टू बिलीव मतलब विश्वास करना, द फ्लैश, फ्लैश मतलब यहाँ पे है मतलब बॉडी से, शरीर से, फिर फ्लैश का मतलब है यहाँ पे जिस्म की चाहत से, या कह सकते हैं फिजिकल इंटरकोर्स से। ठीक, तो इट वॉज हार्ड टू बिलीव यानी कि यह विश्वास करना मुश्किल था कि मेरे बैक पर, मेरे बॉडी पर सेक्सुअल इंटरकोर्स का भूत सवार है। ठीक है, यानी कि मैं अपनी पीठ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स का भारी बोझ लेकर चल रहा हूँ। यह महसूस करना, यह विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल था। मेरे लिए से सेंस यहाँ पे किसका है? पोएट का है। पोएट के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि वो अपनी पीठ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स का बोझ लेकर चल रहा है। बोझ कहिए या भूत कहिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इस तरीके से एक्सप्लेन ही करते हैं। हम जब कभी भी एक्सप्लेन करते हैं तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो मैंने आपको बता दी, वैसे तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट लाइन है, द फिशरमैन सैड विल यू हैव हर केयरलेसली। यानी कि फिशरमैन सैड यानी कि मछुआरा बोला, विल यू हैव हर, क्या तुम उसे पाओगे। विल यू हैव हर, क्या तुम उसे पाओगे। केयरलेसली, बहुत ही लापरवाही से, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मछुआरे ने ये बोला कि क्या तुम मेरी बेटी का आनंद लेना चाहोगे। और ये बोलते समय वो बहुत ही लापरवाही से बोला, जैसे उसे कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई अर्जेंसी न दिखाते हुए उसने ये चीज़ें बोली कि विल यू हैव हर, क्या तुम उसका आनंद लेना चाहोगे या क्या तुम उसे पाना चाहोगे। आप जब इसका मैं आपको हिंदी से इंग्लिश मतलब इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तो आप वहाँ पे इसे और डिटेल में और आसानी से समझ पाएंगे, और किस लैंग्वेज में पेपर में लिखना है ये भी समझ पाएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो आगे की लाइन है, ट्रेलिंग हिज नेट्स एंड हिज नर्व्स एज थ्रू हिज वर्ड। यानी कि ये बोलते हुए, इस लापरवाही से बोलते हुए उसने अपने नेट्स को यानी कि जाल को और अपनी तंत्रिकाओं को सिकोड़ लिया, यानी कि खींच लिया अपनी शब्दों की तरह। अगली लाइन है, सेंटिफाइड द पर्पज विथ विच ही फेस्ड हिमसेल्फ। सेंटिफाइड मतलब पवित्र करना होता है, पर्पज मतलब उद्देश्य, ही फेस्ड हिमसेल्फ यानी कि खुद का सामना किया। यानी कि उसके द्वारा बोले हुए वर्ड जैसे उसके उद्देश्य को पवित्र करते हो, इस तरीके से वो खुद का सामना किया या अपना सामना कर रहा था। ही फेस्ड हिमसेल्फ यानी कि उसने अपने खुद का सामना किया। यानी कि कहने का सेंस ये है यहाँ पे कि वो ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत अच्छी बात बोली है, इस तरीके से उसने खुद का सामना किया।
अगली लाइन है आपकी, आई सा हिज वाइट बोन थ्रेस हिज आइज, यानी कि आई यानी मैं, सा मतलब देखे, हिज वाइट बोन यानी कि सफ़ेद हड्डी, यहाँ पे सफ़ेद हड्डी से मतलब है सफ़ेद दांत, थ्रेस मतलब होता है पीटना यानी कि मारना या दंडित करना, हिज आइज मतलब उसकी आँखें, यानी कि पोएट कहना चाहते हैं यहाँ पे कि मैंने उसके सफ़ेद दांतों को देखा, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखों को दंडित कर रहे हैं। बात समझे? मैंने उसके सफ़ेद दांतों को देखा, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी आंखों को दंडित कर रहे हैं। अब एक बार पूरा फिर से देख लीजिए कि इट वॉज हार्ड टू बिलीव डैट, मतलब ये विश्वास करना मुश्किल था कि मेरे पीठ पर फिजिकल इंटरकोर्स का, सेक्सुअल इंटरकोर्स का भूत सवार है। उस फिशरमैन सैड यानी कि मछुआरा बोलता है, विल यू हैव हर, यानी कि क्या तुम मेरी बेटी का आनंद लेना चाहोगे या क्या तुम उसे पाना चाहोगे। केयरलेसली, बहुत ही लापरवाही से बोलता है, मतलब ऐसे बोलता है कि जैसे उसे इस चीज़ की अर्जेंसी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रेलिंग हिज नेट्स हिज नर्व एज थ्रू हिज वर्ड, यानी कि अपने जो भी उसका जाल था उसको खींचते हुए और अपनी तंत्रिकाओं को खींचते हुए अपने वर्ड्स के समान उसने ये चीज़ें बोली। और ऐसे मतलब जो उसके द्वारा बोले हुए वर्ड थे वो ऐसा लग रहा था कि वो उसके उद्देश्य को, उसके पर्पज को पवित्र कर रहे हो, सेंटिफाइड कर रहे हो, और इस तरीके की बात बोलते हुए भी वो खुद का सामना कर रहा था। और आई सा हिज वाइट बोन, यानी कि मैंने उसके चमकते हुए या चमकीले दांत देखे या सफ़ेद दांत देखे, जो ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि उसकी आंखों को दंडित कर रहे हैं। जब हम अगली वीडियो में इसी का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम अगली लाइन देखते हैं। देखिए, आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड, फॉलोड मतलब पीछा करना या अनुसरण करना होता है, अक्रॉस मतलब आर पार होता है, स्प्रॉलिंग मतलब विशाल, मतलब बहुत बड़ा, और सैंड मतलब रेत, यानी कि मैंने आई फॉलोड हिम, मैंने मछुआरे का पीछा किया समुद्र के एक तट से दूसरी तट पर, या कह सकते हैं कि विशाल रेत में मैंने उसका एक पार से दूसरे पार तक पीछा किया। सेकंड है, माई माइंड थम्पिंग इन द फ्लेश स्लिंग, यानी कि माई माइंड मतलब मेरा दिमाग, थम्पिंग मतलब काँप रहा था, फ्लैश मतलब आपको पता ही है मांस, और स्लिंग मतलब होता है सहारे से। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो पोएट का दिमाग है वो इस समय बहुत भारी दुविधा में है, मतलब बहुत परेशानी में है। उसकी बॉडी उसके दिमाग को सपोर्ट तो कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी उसका दिमाग शांति प्राप्त नहीं कर पा रहा था। तो यही चीज़ वहाँ पे लिखी है कि माइंड थम्पिंग इन द फ्लैश स्लिंग, यानी कि मेरा दिमाग काँप रहा था बॉडी के सहारे, फ्लैश मतलब मांस के टुकड़े के सहारे, यानी कि माई माइंड थम्पिंग, मेरा दिमाग मांस के टुकड़े के सहारे काँप रहा था। यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि इस समय पोएट बहुत गहरी दुविधा में है। अगली लाइन सुनिए, होप ले परहैप्स इन द बर्निंग द हाउस आई लिव्ड इन, होप ले मतलब आशा करना होता है, परहैप्स मतलब शायद, बर्निंग मतलब जलता हुआ, और हाउस का मतलब घर पता ही है, आई लिव्ड इन जहाँ मैं रहता। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैं जब ऐसा काम कर रहा था, तो मतलब इस तरीके का काम कर रहा था, तो ये मैं आशा कर रहा था या मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अपने घर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैं आग लगा रहा हूँ। इस तरीके का काम करते समय पोएट ऐसा गिल्ट फील कर रहा था। ठीक है, आगे देखिए, साइलेंस ग्रिप्ड माई स्लीप्स हिज बॉडी क्लॉड एट द फोर्थ, क्लॉड का मतलब होता है पंजा, फोर्थ का मतलब होता है झाग। ठीक है, अब देखिए पहली जो लाइन है आपका, साइलेंस ग्रिप्ड माई स्लीप, यानी कि जो वहाँ पे उस जगह पे शांति थी, उसने मेरी आस्तीनों को, मेरी भुजाओं को जकड़ रखा था, पकड़ लिया था। ठीक है, और हिज बॉडी क्लॉट एट द फोर्थ, हिज ओल्ड नेट्स हैड ओनली ड्रैग्ड अप फ्रॉम द सी, यहाँ पे मतलब है कि उसके पंजों के द्वारा जो झाग थे वो फूट जा रहे थे। ठीक है, टूट जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है, झाग को अगर हम अपने हाथों से छुएंगे, पंजों से छुएंगे तो फूट जाता है, ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखी है, हिज बॉडी कॉल्ड मतलब क्लॉड एट द फोर्थ, उसके पंजों के द्वारा, उसके बॉडी के द्वारा वो जो फोर्थ है यानी कि झाग है वो टूट जा रहा था। हिज ओल्ड नेट्स हैज़ ओनली ड्रैग्ड अपॉन द सीज,
यानी कि उसके जो पुराने जाल थे वो समुद्र से खाली बाहर आए थे और उसमें सिर्फ झाग था। वही झाग मेरी हाथों से लगकर टूट जा रहा था या टूट रहा था। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उसका नेट था वो खाली आया, सिर्फ और सिर्फ उसमें झाग फंसी हुई थी। अब झाग फंसी होने का क्या मतलब है, यानी कि एक भी मछली नहीं है और वही झाग पोएट की हाथों से उसके पंजों से लगकर फूट जा रही थी। यही सिंपल सा कहना है। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में ये हमारा डाउट और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगली लाइन है, इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज लीन टू ओपन लाइक अ वाउंड। ठीक है, इन द फ्लिकरिंग मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ता हुआ अंधेरा। ठीक, हिज डार्क मतलब पता ही है वही अंधकार। हिज लीन मतलब होता है कि पतला होता है, लीन मतलब पतला होता है, टू ओपन मतलब खुला हुआ होता है, और लाइक अ वाउंड मतलब होता है घाव की तरह। वाउंड मतलब घाव होता है। तो देखिए धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, जो इन द फ्लिकरिंग डार्क यानी कि धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। और लीन का मतलब है कि मतलब कवि देखता है कि जो फिशरमैन है वो बहुत दुबला पतला सा है, झुका हुआ है, और जो उसके हालात हैं वो खुले हुए घाव की तरह लग रहे हैं। जो उसके हालात हैं यानी कि जो उसकी कंडीशन है, जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो एक खुले हुए घाव की तरह है, यानी कि उसे हर कोई देख सकता है। इस तरीके का सेंस है यहाँ पे कवि के कहने का। अगली लाइन है आपकी, द वाइंड वॉज आई एंड द डेज एंड द नाइट बिफोर। यानी कि द वाइंड मतलब हवा, वॉज मतलब था, आई मतलब मैं, एंड मतलब और, डेज मतलब दिन और रातें, और बिफोर मतलब पहले या सामने। तो ये तो सिंपल चीज़ है, क्या बताना है। देखिए कि यहाँ पे कहने का सेंस है कि हवा था मैं। ठीक है, वाइंड मतलब हवा, वॉज मतलब था, आई मतलब मैं, हवा था मैं। यानी कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि उस घर में मैं एक खुली हुई हवा था, एक फ्री हवा था, एक स्वतंत्र हवा की तरह था उस घर में। यानी कि मैं उस घर में फ्री एयर की तरह था, खुले हुए हवा की तरह था, यानी कि तूफान की तरह था। और मेरे सामने दिन भी थी और रातें भी थी। अब अगली जो लाइन है वो देखिए, पाम फ्रॉन्ट स्क्रैच्ड माई स्क्रीन इनसाइड द सैक। यानी कि पाम मतलब होता है ताड़, और फ्रॉन्ट मतलब होता है पत्तियाँ, स्क्रैच मतलब खरोचती हैं, और माई स्किन मानी कि मेरी त्वचा को, इनसाइड मतलब अंदर, जब वो अंदर जा रहा था, और सैक मतलब होता है झोपड़ी या कॉटेज, जो भी कह लीजिए, झोपड़ी। यानी कि जब पोएट उस घर में जा रहा था तो जो ताड़ की पत्तियां थी वो उनकी त्वचा को खरोच मार रही थी, खरोच रही थी, मतलब जाते समय बाहर निकल रहा होगा तो खरोच लग गया होगा। यही सिंपल सी बात है। जब मैं झोपड़ी के अंदर जा रहा था उस समय, यानी कि झोपड़ी ताड़ की पत्तियों की बनी थी। यानी कि जो उस फिशरमैन का झोपड़ी थी वो किसकी बनी थी, ताड़ की पत्तियों की बनी थी। और जब वो पोएट अंदर जा रहा था तो उसे खरोच लग गई। अगली लाइन है आपकी, एन ऑयल लैम्प स्प्लेड द हावर बंच टू दोज वॉल्स। तो स्प्लेड मतलब होता है फैला हुआ, हावर मतलब पता ही है, बंच मतलब होता है समूह, और दोज वॉल मतलब उन दीवारों पर। देखिए उन दीवारों पर एक तेल की लैंप थी जो दूर दूर तक प्रकाश को फैला रही थी। यानी कि झोपड़ी के अंदर तेल की लैंप जल रही थी और वो लैंप प्रकाश को झोपड़ी की दीवारों पर दूर दूर तक फैला रही थी। ये सिंपल सा कहना है। अगली लाइन है, ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट क्रॉस द स्पेस ऑफ माई माइंड। यानी कि बार बार, ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार, स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा, और सूट मतलब होता है कालिक, यानी कि चिपचिपा कालिक, क्रॉस्ड मतलब होता है पार करना, स्पेस मतलब जगह, और ऑफ माई माइंड मतलब मेरे दिमाग में। मतलब कहने का सेंस ये है यहाँ पे कि जो दीवार पर लैंप से निकलने वाला चिपचिपा कालिक था वो बार बार मेरे दिमाग में इंटर कर रहा था, प्रवेश कर रहा था। अगली लाइन देखिए आपकी, यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ। मैं रिपीट करूँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी, तो बस यहीं देखते हैं। अगला आपका स्टेंजा है, आई हियर्ड हिम से माई डॉटर सी जस्ट टर्न 15। यानी कि मैंने मछुआरे को ये कहते हुए सुना कि मेरी पुत्री अभी तुरंत या जस्ट अभी कुछ ही दिनों पहले 15 की हुई है, 15 वर्ष की हुई है। फील हर, आई शैल बी बैक सून, योर बस लीव एट 9। यानी कि फील हर यानी कि इसे महसूस करो,
यानी कि ये कहना चाहता है पोएट से कि तुम इसका आनंद लो, मेरी बेटी का आनंद लो। आई शैल बी बैक सून, यानी कि मैं जल्द ही लौट आऊँगा। योर बस लीव एट 9, यानी कि तुम्हारी बस 9 बजे जाती है। यहाँ पे जब हम इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में बताएंगे कि यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि मैं जा रहा हूँ और तुम मेरी बेटी के साथ आनंद कर सकते हो। मैं 9 बजे तक आऊँगा, मतलब मॉर्निंग के 9 बजे तक आऊँगा। तब तक तुम अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस करके खाली हो जाना। 9 o'clock तक मैं आ जाऊँगा। यही कहने का सेंस है यहाँ पे, जो हम इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में ध्यान से देखेंगे। अगली लाइन है द स्काई फेल ऑन मी एंड अ फादर एग्जॉस्टेड वाइल, यानी कि इस तरीके की बात एक पिता से सुनकर मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिर गया, या कह सकते हैं पूरा आसमान मेरे ऊपर गिर गया। एग्जॉस्टेड वाइल का मतलब होता है कि थक गया, कि किस तरीके से, एंड अ फादर एग्जॉस्टेड वाइल मतलब किस तरीके से एक पिता थक कर नैतिकता के रास्तों पर चल कर जब थक गया होगा तब उसने इस रास्ते को अपनाया, जो ये रास्ता आप अभी देख रहे हैं, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन का। आगे देखते हैं लॉन्ग एंड लीन हर ईयर्स वेयर कोल्ड एज अ रबर, यानी कि वो लंबी थी और पतली थी, लीन मतलब पतली थी। हर ईयर्स वेयर कोल्ड एज अ रबर, और उसके जो वर्ड्स थे वो बहुत कोमल थे, मतलब कि रबड़ के समान कोमल और ठंडे थे। जो उसके साथ अभी मतलब नाजुक थी, मिला जुला के कहने का सेंस ये है यहाँ पे। और आपकी अगली लाइन है सी ओपेंड हर वॉर्मी लेग्स वाइड आई फेल्ट द हंगर देयर, यानी कि उस लड़की ने, जो भी छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची ने अपने कीड़े जैसे, वॉर्मी मतलब होता है कीड़े जैसे, यानी कि पतली पतली टांगों को फैलाया, यानी कि चौड़ा किया, ताकि उस कस्टमर को, यानी कि पोएट को सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्रोसेस में आसानी हो। और ऐसा करते हुए मैंने आई फील्ड द हंगर देयर, और मैंने वहाँ पे उसके अंदर एक भूख महसूस की। कौन सी भूख? सेक्सुअल इंटरकोर्स की भूख महसूस की। और रियल में उसके अंदर अपने पेट की भी भूख थी, क्योंकि उसी भूख को मिटाने के लिए वो इस प्रोसेस को कर रही थी। कहने की सेंस यही है, पोएट का हंगर वर्ड देने का भी सेंस यही है। इसीलिए इस पोएम को पढ़ते समय बहुत से लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कुछ इस तरीके के वर्ड यूज किए गए हैं और उनको काफ़ी आनंद मिलता है। लेकिन रियलिटी ये है कि पोएट जो कहना चाहता है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे टाइम में इस पोएम को पढ़ते समय लोग इतने खुशी से पढ़ते थे, कितने खुशी से पढ़ते थे, कुछ कहना नहीं। ठीक है, आप बात मेरी समझ रहे होंगे कि क्यों इतनी खुशी से इस चीज़ को पढ़ते थे। अगली लाइन है द अदर वन द फिश सेल्थ रिंग टर्निंग इनसाइड, यानी कि जो अदर वन था, यानी कि जो इनके पिताजी का दूसरा बिजनेस था, यानी कि मछली पकड़ने का काम, वो फिश स्लिथरिंग मतलब उनके हाथ से मछलियाँ फिसल जा रही थी, यानी कि उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। कहने का सेंस ये है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की कार्य की तरफ मुड़ गए। टर्निंग इनसाइड यानी कि मुड़ गए, इस तरीके के कार्य की तरफ, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन के वर्क की तरफ मुड़ गए, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी के लिए रोज़ कस्टमर खोज के लाया। बात समझ रहे होंगे क्या कहने का सेंस है यहाँ पे। तो बस आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मिलेगा और क्लियरली मिलेगा, जहां आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें पेपर में लिखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।